हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बिलियन चैप्टर पर बात करेंगे और आज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग देखो वांटरोप गुणांक पढ़ रहे थे। ये वांटरोप गुणांक का जरूरत कब पड़ा, क्यों पड़ा वांटरोप गुणांक का जरूरत? तो हमने बताया था कि विलय को हमने दो भाग में बांटा। एक है वैद्युत अपघट्य। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत अपघट्य में ये वियोजित हो जाता है या संगुणित हो जाता है। अब तो वियोजित या संगुणित हो जाने से कण की संख्या या तो बढ़ गया या तो घट गया। तो बाबू अगर कण की संख्या बढ़ गया तो आप बताओ अणु संख्या गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अणु संख्या गुणधर्म जो हम प्रयोग करेंगे बहुत ज्यादा आ जाएगा। सिद्धांतिक से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हमको होना चाहिए 5, 15 होना चाहिए मान लो, तो हो रहा है 20 या हो रहा है 30 मान लो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो सिद्धांतिक से इतना हो रहा है सिद्धांत से हमारा, तो हमको लेकिन प्रयोग करें तो 30 आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तब ना प्रैक्टिकल के बराबर आएगा, प्रयोग के बराबर आएगा। तो हमको यहाँ पे ये जो गुणांक जो है, इसी गुणांक को वांटरोप गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि जो सूत्र में यहाँ पे जब वियोजन होगा या संगुणन होगा तो यहाँ सूत्र में यहाँ पे जितना गुणांक है उसी को हम वांटरोप गुणांक आई कर। जैसे अगर हम आपका जैसे पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट है, ये कब x2 के बराबर होता है? कब? यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ये कब सूत्र का प्रयोग कब होगा? इतना वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन ये कब होगा? जब वैद्युत अपघट्य, जब ना तो टूटेगा ना तो जुटेगा। अगर ये वैद्युत अपघट्य होता तो अगर ये टूट जाता तो क्या होगा? टूट जाता तो क्या होगा? तो टूट जाता तो क्या अनुसंख्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रयोग में इसका मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब प्रयोग में इसका मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितना ज्यादा होगा उसको बराबर करने के लिए यहाँ पे एक गुणांक देना पड़ेगा और वो गुणांक है आई। ठीक है, अगर उसी तरह से डेल्टा टीएफ की बात करें हम तो केएफ एम होता है। ये कब प्रयोग होगा? जब ना तो वियोजित होता है ना तो संगुणित होता है। लेकिन जब वियोजित या संगुणित होगा तो क्या होगा? तो हमको यहां पे गुणांक देना पड़ेगा आई। तो देखो आप यहां पे ये इतना तो कब होता? जब ना तो संगुणित होता ना तो संगुणित नहीं होता या तो फिर वियोजित नहीं होता। तब अगर बाय द वे टूट जाता है तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। जो प्रयोग से जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब सिद्धांत से जितना होना चाहिए इसके अनुसार जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक गुणांक लगाएंगे और गुणांक है आई। इसको हमने पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। यानी आई का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा हम बात करते हैं क्वेश्चन को, पहले से समझो कि आप ऐसा बताओ कि अगर ये टूट रहा है तो कितना प्रतिशत टूट रहा है, ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देगा। इसका कितना प्रतिशत टूटेगा, तो कितना प्रतिशत टूटेगा, वो कितना प्रतिशत टूटेगा ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है चाहे ऑब्जेक्टिव आता है तो इसकी गणना करने के लिए हमको वियोजन की मात्रा जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा बाबू? वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा। तो आगे हम लोग वियोजन की मात्रा कर लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बना लेते हैं, तो फिर इसके बाद संगुणन की मात्रा पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो पहला हेडिंग लिया जाए हम लोग वियोजन की मात्रा। पहला हेडिंग क्या लेंगे बाबू? वियोजन की मात्रा। अच्छा, वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से सूचित करेंगे। ये ऐसे वैसे तो ये वियोजन की मात्रा हम 11th में भी बात किए हैं। और 11th में कब बात किए? जब हम साम्यावस्था पढ़ा रहे थे।
जब हम साम्यावस्था पढ़ा रहे थे तो हम बात किए थे। तो ठीक है, वियोजन की मात्रा का गणना। अब हमको समझना है कि वियोजन की मात्रा का गणना क्या है। तो देखिए, ऐसे समझा जाए कि मान लो कि हमने जल लिया, अब इस जल में हमने क्या किया, NaCl का 5 अणु डाला। समझने के लिए बात, NaCl का 5 अणु डाला जल में। हम इसी चीज को समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, बड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं। अब ये NaCl 5 अणु है, NaCl ऐसे, ये NaCl है। कितना अणु है? 1 2 3 4 5 अणु है। अब ये NaCl है, तो हम जैसे करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस अब प्लस Cl माइनस। अब ये मान लो नहीं टूटा, ये दोनों टूटा। सर फिर सर समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे बोल दे रहे सर भाई टूटा नहीं टूटा? हम भैया बोले, आपको समझा रहे हैं हम कि मान लीजिए कि 5 अणु डाले हैं, ये 5 अणु में ये टूटा और ये नहीं टूटा। ये जब नहीं टूटा तो 10 का 10 NaCl के रूप में ही रहेगा। अच्छा हाँ, अच्छा सर जी ये टूट गया, मान लो Na प्लस अब प्लस Cl माइनस। अच्छा ये भी नहीं टूटा, यानी 5 हम जो अणु डाले हैं NaCl का 5 अणु मान लो डाले हैं, तो बताइए NaCl के 5 अणु में 5 अणु डाले, ये तो 10 का 10 होगा, यानी NaCl के रूप में ही रहेगा। ये वाला NaCl और NaCl के रूप में रहेगा। ये तो खत्म हो जाएगा, कहा है कि ये टूटेगा तब Na प्लस और Cl माइनस के रूप में हो जाएगा। ये टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में हो जाएगा। ये 10 का 10 रहेगा, ये टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस के रूप में हो जाएगा। यानी कि जैसे हम जल में 5 अणु डाले तो मान लो 3 टूटा है, तो 3 जो टूटा है उसका तो Na और Cl प्लस, Na और Cl प्लस। 5 को 100 का नोट था और 3 को 100 का नोट, मतलब ये हो गया खुदरा हो गया, तो 2 को 100 का नोट, जैसे 10 का 10 बचा हुआ। जो खुदरा हुआ तो 500 का नोट में ना खुदरा हुआ है, तो 500 का नोटो रह जाएगा और खुदरो रह जाएगा। ऐसा थोड़ी है, या तो खुदरा होगा या तो 500 का नोट होगा। हाँ, तो वही चीज, या तो NaCl होगा या तो Na प्लस और Cl माइनस होगा, एक चीज होगा। तो देखो बाबू, हमने क्या किया कि 5 अणु लिया था, 5 अणु में मानो 3 अणु टूट गया और 2 अणु 10 का 10 रहा, यानी 5 को 500 का नोट था, तो ये खुदरा हो गया, हरी वाला खुदरा हो गया 100 का, हरी वाला 300 200, हरी वाला 300 200, हरी खुदरा नहीं हो तो 500 का 500 नोट रहेगा। ऐसे समझो। अब बाबू हमने क्या देखा कि इस तरह से हमारा टूटा, तो बताइए कितने अणु में कितना अणु टूटा, जल्दी बताइए। तो हमने 5 अणु लिया था सर, हाँ, तो 5 अणुओं में से आपका 5 अणु में से कितना अणु टूटा है ये बताओ। तो 3 ही अणु टूटा है सर, हमने हाँ दिया। 5 अणुओं में से 3 अणु का वियोजन होता है। तो बताओ 5 अणुओं में से 3 अणु का वियोजन होता है, तो बताओ एक अणुओं में से एक अणुओं में से सर क्या बोल रहे हैं आप, 3/5 अणु का वियोजन होगा। अरे भैया इसी को तो कहेंगे वियोजन का मात्रा, और इसको सूचित करेंगे अल्फा से। मतलब सर नहीं बुझाया, हम बोले बुझने का जरूरत भी नहीं है बाबू, कितना अणु में कितना टूट रहा है उससे मतलब नहीं है, एक अणु में जितना टूटेगा उसी को वियोजन की मात्रा कहेंगे। ओ ये बात है, हम बोले एक में जितना टूटेगा उसी को वियोजन की मात्रा कहेंगे। अब यहाँ पे अणु बोल दिए, मोल भी ले सकते हैं हम लोग। तो यानी कि सर वियोजन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, उतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, वियोजन की मात्रा बराबर, वियोजन की मात्रा बराबर से क्या होगा, वियोजित है का 3 का है, 3 क्या है वियोजित, वियोजित होता है 3 को टूटा,
तो जितना टूटा और जितना लिए भागा दे दो, हो जाएगा वियोजन की मात्रा। वो ऐसे, हाँ, जितना टूटा और जितना टूटा है और जितना में तुम लिए हो उससे भागा दे दो, बस सिंपल, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वियोजित मोलों की संख्या अब बट्टा, ये तो तीन वियोजित है वो हरा हो गया ऊपर है, और नीचे क्या है, कुल लिया गया मोलों की संख्या। कुल लिया गया मोलों की संख्या, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है सर, जितना टूटा वियोजित हो गया, वियोजित मोलों की संख्या में से लिया गया मोलों की संख्या से भाग दे देंगे। हमने हाँ रे बाबा काहे टेंशन लेते हो, यानी कि कुल वियोजित जितना ये टूट रहा है बाबू, जितना ये टूट रहा है उस जितना में टूट रहा है उतना में से हम क्या करें, जितना लिए हैं उतना से भागा दे दें, तो वियोजन की मात्रा अल्फा निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो जल्दी बताओ, तो 0.6। सर जी इतना आसान है? बोले हाँ बाबू इतना ही आसान है कि जितना ले रहे हो, जितना तुम मोलों की संख्या टूटा है उसमें से लिया गया मोलों की संख्या से हम भाग दे देंगे। या एक लाइन में हम लोग बोलेंगे, दिमाग में बैठा कर रखेंगे कि एक मोल में जितना टूटेगा उसी को वियोजन की मात्रा बोलेंगे, एक मोल में जितना टूटेगा। तो आप इसको हम नहीं डायरेक्ट इसको समझाना चाहते हैं, तो लेकिन आप एक काम करो, तो कुछ नहीं करो, कम से कम ये हेडिंग ले लो और इतना कम से कम लिख लो तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि इसीलिए कर दो। अब इसको समझा जाए फिर से, आप नोट कर लिए? अब जब नोट करें तो समझो इसको। तो देखो इतना हम लोग बात करेंगे कि देखिए माना कि एक वैद्युत अपघट्य को विलायक में घोलने पर हम घोलते हैं विलायक में, तो जैसे पानी में घोले तो भैया टूटा कि नहीं टूटा, तो मान रहे हैं घोलने पर वियोजित होकर n आयन देता है, तथा वियोजन की मात्रा अल्फा है, तथा इसका वियोजन की मात्रा कितना है बाबू, अल्फा है। हम इसको नहीं मिटाना चाह रहे बाबू, कि हम इसी से कुछ चीज सिखाना चाह रहे हैं। हाँ ये सब मिट जाएगा, इसको हम रहने देंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है, अब यहां पे समझो, जैसे मान लो एक ए है, इसको जल विलायक में घोले तो कहता है ये वियोजित हो जाता है, तो वियोजन की मात्रा तो वियोजित हो जाता है। तो कैसे वियोजित होता है, तो देखिए N1 B में टूटा, N2 C में टूटा, N3 D में टूटा। अब समझिए यहां पे जो आयन है इन्हीं का जोड़ N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर, अब डैश 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 बराबर N होना चाहिए। यानी इन लोग का जोड़ हमेशा कितना होना चाहिए, N होना चाहिए। सर एक दूसरा एग्जांपल देके समझाइए, आप इसको नोट कर चुके। देखिए
एग्जाम्पल देखिए समझेगा, जैसे आपका ये NaCl है, एग्जाम्पल एक NaCl है, तो NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो जैसे ही NaCl को डाले तो एगो Na प्लस एगो Cl प्लस, यानी n बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी इस NaCl के n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओ अभी बुझा गया? हम बोले नहीं, अभी भी नहीं बुझाया। अगर बाबू K2SO4 बोला तो क्या करेंगे रे बाबा? तो इसको सर तोड़ेंगे हम, K अलग है, SO4 अलग है, K और SO4 अलग अलग टूटा। तो हम बोले हैं कि बाएं में मौसा होते हैं और दाहिने में मौसी होती है, तो मौसा मौसी मिल करके यौगिक बनता है। तो देखो मौसा को प्लस से और मौसी को माइनस से, तो देखो यहाँ पे मौसा के पास 2 गुण है तो मौसी भी चला जाएगा, और टोटल मौसी SO4 है, एगो है, इसलिए एगो देने की जरूरत नहीं है, यानी K प्लस SO4। इधर टोटल मौसा 2 गुना है तो इसे 2 से गुना करेंगे। कहने का मतलब इसका जो संयोजकता होता है SO4 पे चला जाता है, और SO4 की एक संख्या है तो K भी चला जाएगा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? n बराबर 2 है, 2 गो है, ये SO4 एक है बाबू, S और O अलग अलग नहीं तोड़ेंगे। SO4 एक मूलक है, इस SO4 को ध्यान रखना कि एक मूलक है। अगर बाइनरी एग्जांपल 3 करके देखा जाए, K4 APCN का होल 6 ऐसे ही है, K4 APCN का होल 6, इसको सब कैसे तोड़ेंगे? तो हम बोलेंगे K को अलग तोड़ेंगे। आइए जो बड़ा कोष्टक है बाबू, इसको अलग तोड़ेंगे, इसको अलग अलग नहीं करेंगे, जो बड़ा कोष्टक में उसको बड़ा कोष्टक में ही रहने देंगे। अब बताइए सर कैसे करेंगे? यहां पे 4 है तो यहां पे कर दिया जाए -4, मौसा वाला मौसी भी रही। अब यहां पे मौसा के 4 में तो 4 से गुना करना होगा, और टोटल मौसी 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस, लेकिन मौसा 4 हो इसलिए 4 माइनस, यानी अब बताइए इसका n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर ये 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी कि यहाँ पे हमारा n कितना होगा? आपको तो हम समझ गए होंगे कि आप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि कैसे तोड़ेंगे और n का मान कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसे नोट करो, आप इसे नोट कर लिए? आप इसे नोट कर लिए ना बाबू? अच्छा देखिए, ठीक है, अब देखिए फिर से समझ लीजिए। यहां पे समझिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? हाँ। यदि वैद्युत अपघट्य का एक मोल से वैद्युत अपघट्य का 1 मोल से वैद्युत अपघट्य का 1 मोल से प्रारंभ किया जाए, प्रारंभ किया जाए, यानी कि वैद्युत अपघट्य का कितना मोल से प्रारंभ किया जाए बाबू? 1 मोल से, और 1 मोल में जो टूटता है बाबू उसी को तो वियोग की मात्रा बोलते हो। इसीलिए हम नहीं बुला रहे थे, क्योंकि यहीं से हमारा काम करना है। क्लियर समझ में आया बाबू? हमको यहां से ही काम करना है, इसी दोनों से हमको समझ जाना है कि क्या है। अच्छा एक चीज और, हम यहां पे आप इसको लिखने से पहले एक नोट कर लो, अगर ये पूर्णतः व्यूज हो जाता, जैसे ये भी टूट जाता Na+, ये भी Na+, यानी 5 अणु ये थे, अब पांचों का पांचों टूट जाता, तो 5 में 5 टूट रहा है तो 1 में 5/5, यानी व्यूज की मात्रा कितना हो जाता है? 1। यानी अगर क्वेश्चन में बोलेगा, पूरा नोट कर लो इसे,
पूर्णतः पूर्णतः का मतलब कि 5 अणु लिए थे और पांचों का पांचों टूट गया, यानी 5 में से 5 अणु का विभाजन होता है, तो एक अणु का विभाजन की मात्रा तो एक अणु में कितने टूटते हैं ना बोलेंगे बाबू, तो 5 में 5 टूटता है, तो एक अणु में 5/5, यानी 5 को 5 से काटेंगे तो 1। कहने का मतलब अगर पूर्णतः टूटता है, पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, तो अल्फा का मान 1 होगा। दिमाग में बैठा लो कि अगर पूर्णतः विभाजित होता है, वैद्युत अपघट्य पूर्णतः टूट जाता है, तो अल्फा का मान कितना होगा? 1 होगा। अगर पूर्णतः नहीं टूटता है तो अल्फा का मान 1 से कम होगा। अगर 5 में 1 से कम होगा अल्फा का मान, दिमाग में बैठा लो कि अल्फा का मान 1 से कम होगा कब? जब पूरा पूरी नहीं टूटेगा तब। लेकिन अगर पूरा पूरी टूट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया, तो अल्फा का मान कितना होगा? 1 होगा। इसको बाबू याद रखना है। अब देखिए, हमने मान लो कि यदि 1 मोल से लिया है तो ये टूटा है ऐसे किया जाए, ऐसे समझा जाए, यहां से ए विद्युत हुआ कैसे? N1A N1B में, N2C में प्लस N3D में टूटा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे समझो, थोड़ा सा समझने की चेष्टा करें। अब यहां पे बात करें क्या, अगर प्रारंभिक ऐसे थोड़ा सा देखिएगा इसको इधर, प्रारंभिक मोल देखो तो बाबू, इधर दिख रहा है सब ना, प्रारंभिक मोल। तो यहां से नहीं दिख रहा है, तो यहां पे प्रारंभिक मोल हमने कितना लिया है? 1 मोल लिया बाबू। तो यहां पे ये सब तो 0 होगा। काहे 0 होगा? क्योंकि बाबू हमने कभी पानी में डालने नहीं किया है। पानी में डालेंगे तब ना वो टूटेगा रे भैया। अभी तो हम बाजार लेके चलने किए थे पैसा, अभी बाजार में पॉकेट में डालने किए हैं, तो पॉकेट में डालेंगे तो खुचरा हो जाएगा। कब खुचरा होगा? जब हम बाजार जाएंगे, सामान लेंगे तब ना खुचरा होगा, यानी कि इसको पानी में डालेंगे तब ना टूटेगा। और तो अभी एक चीज देखिए, पानी में हम डाले 5 अणु को पानी में डाले हैं हम, तो 5 अणु में से कितने को टूट रहा है भैया? 1 2 3 को टूट रहा है। तो 3 को टूट रहा है, तो एक चीज बताओ, 3 को जब टूट रहा है यहाँ पे, तो 3 को टूट रहा है, बाकी के को नहीं टूट रहा है, तो 2 को नहीं टूट रहा है। तो भैया 3 को टूट रहा है भैया, तो 1 में कितना टूटेगा? यानी 5 को में 3 को टूट रहा है, तो 1 में 3/5 मिल रहा है। इसको तो अल्फा बोलते हैं, इसको तो विभजन की मात्रा अल्फा बोलते हैं। तो 1 में जितना टूटता है उसको अल्फा बोलते हैं बाबू। तो इसमें 1 लिए था और टूटा कितना? तो 0.6। 1 में टूट रहा है तो 0.6 टूटा, तो बचा कितना? 0.4। तो वही चीज है यहाँ पे समझिए कि अगर डाल रहे हैं, अगर पूरा पूरी टूट जाता तो 1 को नहीं बचता, लेकिन चूंकि पूरा पूरी नहीं टूट रहा है तो कुछ ना कुछ बचेगा। तो जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? साम्यावस्था को, ऐसे करें, साम्यावस्था पर मोल। तो बताइए, हमने लिया था 1 और उसमें से अल्फा टूट गया, लिया था 5 तो उसमें से 3 को टूट गया, तो बचा कितना? 2 को। तो कैसे किए? 5 - 3 = 2 किए ना बाबू। 5 1 2 3 4 5 लिए थे, जिसमें 1 2 और 3 टूट गया, तो बचा कितना? तो 5 - 3 = 2, यानी जितना लिए थे और उसमें से टूट गया उसी को घटा के बोलेंगे अल्फा। तो हम यहाँ पे घटाया नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको 3 जो टूट रहा है उसको हम अल्फा बोले। तो हमने क्या करेंगे कि बताइए, 1 लिया था उसमें अल्फा टूट गया, विभजन की मात्रा अल्फा माने हैं, तो 1 लिया, अल्फा टूट गया, तो बचा कितना? 1 - अल्फा।
यानी एक कितना NaCl के को बचा यहाँ पे बाबू, तो 2 गो, तो यहाँ पे एक लिया था, अल्फा टूट गया, तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, एक लिए हो N1 टूट रहा है, एक में N1 टूट रहा है, एक लिए है N1 टूट रहा है, तो बताइए अल्फा एक में N1 टूट रहा है तो अल्फा में कितना टूटेगा N1 अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 अल्फा, इसके लिए क्या हो जाएगा N2 अल्फा, और इसके लिए क्या हो जाएगा N3 अल्फा। यानी कि हमको ये तीनों को अगर जोड़ देंगे और डैश 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 भी होगा। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे नहीं मिटाएंगे कि कितना टूटा कितना बचा। हमने लिया था एक, अल्फा टूट गया तो बचेगा, एक में से घटाएंगे अल्फा। अब एक में N1 टूट के बन रहा है तो अल्फा में क्या होगा N1 से गुना हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे N1 अल्फा प्लस N2 अल्फा प्लस N3 अल्फा डैश 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 यही है। अब बोलिए इसको हम क्या करेंगे, अल्फा कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3, इसको हम डैश 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 मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लिए बराबर। अब बताइए ये बराबर अल्फा को कॉमन ले तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। अब ये डैश 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 कर दीजिए आप। तो बताइए N1 प्लस N2 प्लस N3 को हमने क्या बोला है, N बोला है, यानी कि इतना बराबर क्या हो जाएगा N अल्फा। यानी इनको मिलाकर कितना हो जाएगा N अल्फा। इसको देखिए तो N अल्फा हो गया, यानी कि इसको सबको मिला दिया जाए तो कितना हो गया N अल्फा। अब बताइए आप, इसको तो आप पहले नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बताइए वैद्युत अब घट्ट का अवियोजित मोल के था, आपने लिया था एगो, जिसमें कि अल्फा टूट रहा तो बचा कितना, जो नहीं टूटा वही ना बचा बाबू, वही ना अवियोजित है, तो कितना होगा 1 माइनस अल्फा। कुल वियोजित मोलों की संख्या, कुल वियोजित मोलों की संख्या कितना है बाबू, तो हम कुल वियोजित यही ना मोल है टूटा हुआ है बाबू। ऐसा कुल वियोजित कितना है बाबू, तो N अल्फा है, N अल्फा है, यानी कुल वियोजित मोलों की संख्या कितना हो गया N अल्फा। अच्छा अब एक चीज बताइए, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल अवियोजित और वियोजित मोलों की संख्या हो जाएगा। तो हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कुल वियोजित तथा अवियोजित, वियोजित तथा अवियोजित, कुल वियोजित तथा अवियोजित मोलों की संख्या। तो बताइए कुल वियोजित तथा अवियोजित मोल की संख्या कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। यही है 1 प्लस अल्फा जो अवियोजित है और यह है वियोजित। अब बताइए वहन ठोक गुणांक हाफ गुणांक I कैसे निकलता है बाबू, तो जान जाओ कुल मोलों की संख्या में से लिए गए मोलों की संख्या से भाग दो, यानी कि वियोजन के बाद कुल मोल, अब बट्टा वियोजन के बाद कुल मोल बट्टा प्रारंभिक मोल, यानी वियोजन से पहले का मोल, वियोजन से पहले का मोल, यानी कि वियोजन से पहले का मोल में
विभाजन के कुल बाद का मोल और विभाजन से पहले का मोल। तो विभाजन के बाद का मोल तो ये बाबू पहले का मोल तो एक है और विभाजन के बाद का मोल ये सब है। तो बताओ, आप इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। जब आपने नोट कर लिया तो बताओ क्या होगा। आई बराबर क्या होगा? तो विभाजन के बाद का कुल मोल कितना है? 1 माइनस अल्फा। ऐसे लिखा है, यहां लिखा है आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब लिया गया मोल कितना था? तो एक ही था ना बाबू, प्रारंभिक मोल तो आपने एक ही माना। अब बोलो, इसको हम इस पार ले जाए तो एक से गुना करो या वही हो जाएगा, यानी आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अच्छा, हम इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इस 1 को इस पार ले जाए तो आई माइनस 1। अच्छा, इसको हम सजा लें एन अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस ही है प्लस। अब हम अल्फा को कॉमन ले लें तो आई बराबर क्या होगा? एन आई माइनस 1 एन माइनस 1 अल्फा। अब बताओ यहां पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आई माइनस 1 एन माइनस 1। बाबू ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI। अगर हमको विभाजन की मात्रा दिया है तो गुणांक निकाल सकते हैं, विभाजन की मात्रा दिया है तो गुणांक निकाल सकते हैं, और गुणांक दिया है तो विभाजन की मात्रा निकाल सकते हैं। हम लोग आसानी से n का मान कैसे निकालते हैं आपको बता चुके। तो पहले आप इसे नोट कर लो। जब आपने नोट कर लिया तो देखो क्या होगा। आप बताओ, आप क्या जानते हो? आई बराबर, एक मिनट पहले आप इसे नोट करो। अब देखो यहां पे आई बराबर क्या जानते हैं? MC बट्टा में MO। ये आप पहले पिछले लेक्चर में हम बताए हैं, जस्ट इसके पिछले लेक्चर। यानी आई बराबर हम सीधे कर सकते हैं, ऐसे कर लिया जाए आई बराबर MC अब बट्टा में MO। अब आई बराबर MC बटा में MO कर सकते हैं, तो हम अल्फा बराबर हम क्या कर सकते हैं बाबू? ये अल्फा का मान यहां पे भी लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अल्फा बराबर आई का मान MC बट्टा में MO माइनस 1 अब बट्टा में n माइनस 1। अब ये MO को ले लेंगे ये में, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? MC माइनस MO। अब ये तो एलसीएम लेंगे तो MC माइनस MO हो जाएगा। ये M जो नीचे में एलसीएम लेंगे वो नीचे चला आएगा, MO n माइनस 1। यानी कि आप ये MC क्या है जो प्रयोग से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो प्रयोग से निकाल रहे हैं उसका जो अंतर होगा उसको हम फिर प्रयोग वाला से भाग दे देंगे तो अल्फा का मान निकल जाएगा। ये भी एक सूत्र है, इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल बनता है। तो हम लोग क्या कब जानेंगे? इस जब हमको विभाजन की मात्रा दिया है और अल्फा दिया है तो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। पहले तो आप समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर ये 41 होगा। ये देखिए क्या है कि 25 मिलीग्राम है K2SO4 है, उसको 25 डिग्री पर 2 लीटर जल घुलता है, यानी कि ताप दे दिया, आयतन दे दिया, अब 25 मिलीग्राम उसका द्रव्यमान भी दे दिया। तो आप दे दिया, अब इसके बाद बोल रहा 25 मिलीग्राम, इसका तो K2SO4 दिया, इसका अणु द्रव्यमान तो खुद से निकाल सकते हैं। तो घोल को बनाकर विजन का प्रासरण दाब, इसका प्रासरण दाब बोल रहा है P बराबर, तो P बराबर हम क्या जानते हैं? W/M RT/V। इन प्रासरण दाब का सूत्र होता है बाबू। तो यहां पे W
25 मिलीग्राम दे रहा है। इसका एम अणु द्रव्यमान हम जानते हैं, निकाल लेंगे। आर का मान हम तो आपको लिखवाए हैं कि आर का मान तो स्थिरांक है। अगर वायुमंडलीय दाब एटीएम में लेना है तो आर का मान 0.08 लिख लेंगे। ताप 25 डिग्री सी ताप दिया हुआ है, आयतन 2 लीटर दिया हुआ है और उसका अणु द्रव्यमान हम निकालेंगे। सब तो दिया हुआ है तो पी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? हम बोले गलत हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, गलत हो जाएगा। हम बोले क्या है, क्योंकि K2SO4 वैद्युत अपघट्य है, लवण है, और जो लवण होता है टूट जाता है। तो बाबू रे जितना इतना जो गुणा गणना किया है उससे तो ज्यादा होना चाहिए। काहे सर ये गणना कर रहे हैं उससे तो ज्यादा होना चाहिए प्रासरण दाब। काहे हम बोले उससे ज्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कि ये मतलब वियोजित हो जाता है, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाता है। तो सर जब ये ज्यादा हो जाएगा तो सर जी उसको तो बराबर करना होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे गुणांक देना पड़ेगा आई, यानी आई कब देना पड़ेगा समझ में आया बाबू? जब ये वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा तब। काहे टूट जाएगा तो जो हम इस तरह का गणना करेंगे वास्तव में उसका प्रासरण दाब उससे तो ज्यादा होगा। ये पी का मान तो ज्यादा होना चाहिए। काहे? क्योंकि ये पी का मान इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये वियोजित हो जाता है। तो जब वियोजित हो जाता है तो पी का मान वियोजित हो जाता है। तो बताओ, आप ही बताओ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1 का गुणा आई का करना पड़ेगा। अब आई का गणना अगर हो जाता है और ये सब दिया हुआ है तो पी आराम से निकल जाएगा। यानी कि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करके पहले आई का गणना करेंगे। ओहो, यानी कि जब वियोजित हो जाता है या संगुणित हो जाता है तो सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, पहले किसका प्रयोग करना है? आई का निकाल लेंगे। आई जब निकाल लेंगे तो हम पी फट से निकाल लेंगे। ऐसा बोले हाँ ऐसा। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, यानी पद 1 में करेंगे 1/2 गुणांक का गणना, 1/2 गुणांक का गणना। तो सर जी कैसे गणना करेंगे? आई का मान कैसे निकालेंगे? हम बोले आई का मान बाबू हर सूत्र है इसलिए तो नहीं बता रहे हैं। तो सर इसमें सूत्र में कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं कि एक देखो K2SO4 है, ये तो पहले डालेंगे तो टूटेगा। हाँ टूटेगा तो सारा टूटेगा। हम टूटेगा तो कैसे टूटेगा रे बाबू? तो देखो मौसा अलग और मौसी अलग, ये अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। तो हमेशा दुए में टूटेगा बाबू, एक प्लस में वो माइनस में। अभी दिमाग में बैठा है। अब यहाँ पे K2 है तो यहाँ पे -2 चला जाएगा। अच्छा तो SO4 1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ऐसा के 2 है तो 2 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, 3, 2 और 1 3, 2 को के है और SO4 पूरा एक O4 और S नहीं बाबू, SO4 अलग अलग नहीं है। SO4 मिला के 1 बना SO4 और उसको पूरा लेंगे 1, यानी n बराबर 2 और 1 3। अच्छा एक चीज और सर, यहाँ पे कह रहा है यह मान K2SO4 पूर्णतः वियोजित होता है। तो आपको अभी बताया है कि पूर्णतः वियोजन के लिए अल्फा बराबर 1। अभी तो 2 मिनट पहले बताए थे पूर्णतः वियोजन के लिए अल्फा बराबर 1। अब बताइए अल्फा का मान जानेंगे, n का मान जानेंगे, तो आई का मान नहीं जानेंगे, नहीं निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसको मिटा सकते हैं, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? मिटा लेंगे। तो मिटा लेंगे तो क्या बताइए आप लोग बताओ क्या होगा? हम जानते हैं अल्फा बराबर I-1 n-1। तो बताइए अल्फा का मान 1 मूलतः वियोजित होता है इसलिए 1, I-1 n का मान 3 का है क्योंकि ये 3 आयाम में टूट रहा है। अच्छा -1 3 में से गया 2 इधर जाएगा तो 2 और ये इधर आया तो I बराबर 1, यानी कि I बराबर सीधा कर देंगे, अब सॉरी 3। ऐसा भी पूछ सकता है, बताइए इस इक्वेशन में I का मान कितना होगा जब पूर्णतः वियोजित होता है? अब बताओ I का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब पद 2 की बात किया जाए, I का मान हम तो जान गए कि यहाँ पे 3 हो गया। अब सब कुछ दिया हुआ है बाबू, अब तो गुना भाग तो करना है, अब तो घर पे भी बना सकते हो इसको।
अब देखिए आप इसको मिटा देते हैं। अब ये आई का मान 3 हो गया। अब लीजिए, लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए आप, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। जब आपने नोट कर लिया तो अब बताइए क्या होगा। आप नोट कर लिए तो क्या होगा आप बताओ। कि यहां पे अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, हम बताइए। ताप आगे शुरू किया जाए, ताप दिया तो ताप की बराबर 25 डिग्री सी। हम बोले डिग्री सी नहीं चाहिए, केल्विन नहीं चाहिए, तो 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन। भी आयतन दिया हुआ है, आयतन भी बराबर 2 लीटर। ठीक है, अच्छे। K2SO4 का द्रव्यमान, K2SO4 का द्रव्यमान W कितना दिया बाबू? 25 मिलीग्राम। अच्छे 25 मिलीग्राम, हमको इसमें मिलीग्राम में नहीं चाहिए बाबू, हमको ग्राम में चाहिए। तो ग्राम में कैसे बनेंगे? तो 1000 से भागा दे दो, यानी 25 गुने 10 के पावर -3 ग्राम। अच्छा, प्राथमिक दाब की गणना कीजिए। हाँ, अब तो इसके बाद K2SO4 अणु द्रव्यमान निकाले। K का कितना होता है? तो 39 गुने 2। इसका परमाणु द्रव्यमान याद रखना है कि K का 39 होता है। S का होता है 34, S का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, चूंकि 4 ऑक्सीजन बराबर ये आएगा 174 ग्राम पर मोल। इसको आप खुद से देख लीजिएगा बाबू, हो सकता है कि गलती हो जाए जोड़ने घटाने में। अच्छा, अब इसके बाद बोलता है R का मान तो आपको जानना है, तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अच्छा, और परासरण दाब P बराबर 8, यही तो है। तो आप अब इधर तो मिटा सकते हैं, आप तो नोट कर चुके हैं। बताइए परासरण दाब P बराबर क्या हो? I W/m RT/v। I क्यों लगा? क्योंकि विड़ित होता है। अब बोलो P बराबर, I का मान हम जानते हैं 3, W 25 गुने 10 के पावर -3 ग्राम गुने R 0.0821 लीटर। एक चलिए उतना लिखने की जगह नहीं बच रहा है, गुने 298 बट्टा M 174 गुने भी 2 लीटर। आप इसे गुना भाग घर पे कर लेना, पहले इसे नोट करो। और ये P बराबर आ जाएगा बाबू आपको 5.27 गुने 10 के पावर -3 एटीएम। आप इसमें